विद्या भारती मैथ्स के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम सामान्य हिंदी के 15 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल कर रहे हैं और यह इसका 36वां भाग है। वीडियो अगर पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप हिंदी की बहुत ही शानदार तैयारी कर सकते हैं। और यह वीडियो कक्षा 6 से लेकर कक्षा 12वीं तक की जितनी भी कक्षा है उन सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए वीडियो को ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है, जिस समास में सब पद अथवा उनका समाहार प्रधान रहता है उसे कहते हैं बहुब्रीहि समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, डी द्विगु समास। तो जिस सब समास में सब पद अथवा उनका समाहार प्रधान रहता है उसको द्वंद्व समास कहा जाता है, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी द्वंद्व समास रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, काली घटा का घमंड घटा, काली घटा का घमंड घटा पंक्ति में अलंकार है, यमक अलंकार, उपमा अलंकार, रूपक अलंकार या उत्प्रेक्षा अलंकार। तो यहाँ पर हमें जो दे रखा है काली घटा का घमंड घटा, यहाँ पर इस पंक्ति में जो अलंकार हो जाएगा वो आपका यमक अलंकार हो जाएगा, इसलिए क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन ए राइट आंसर रहेगा। प्रश्न संख्या 3, प्रश्न नंबर 3 दे रखा है, रेलगाड़ी शब्द कैसा शब्द है, रेलगाड़ी शब्द कैसा शब्द है, तद्भव है, तत्सम है, देशज शब्द है या फिर आपका संकर शब्द है। तो रेलगाड़ी, रेलगाड़ी शब्द का यदि हम संधि विच्छेद करेंगे तो ये बनेगा रेल धन गाड़ी, और रेल शब्द जो है ये अंग्रेजी भाषा का शब्द है और गाड़ी शब्द जो है ये आपका हिंदी भाषा का शब्द है। तो जब दो भाषाओं के शब्दों से मिलकर कोई शब्द बना होता है तो वो आपका संकर शब्द कहलाता है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन डी राइट आंसर संकर शब्द रहेगा। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है, निम्न में व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण बताना है, निम्न में व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण, ममता, वकील, पुस्तक। बी है लखनऊ, आम, बुढ़ापा, कृष्ण, कामायनी, मिठास, राम, रामचरितमानस, गंगा। तो इनमें से व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण देखिए, ऑप्शन डी में राम ये व्यक्तिवाचक है, रामचरितमानस ये भी व्यक्तिवाचक है और गंगा ये भी व्यक्तिवाचक है, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, बहाव शब्द में प्रत्यय है, बहाव शब्द में प्रत्यय बताना है और आप सभी को पता है कि प्रत्यय जो होते हैं वो शब्द के पीछे लगते हैं। तो हमें शब्द जो दे रखा है बहाव, इसमें प्रत्यय क्या होगा, बह होगा, हाव होगा, आव होगा या आवा होगा। तो बहाव शब्द में जो प्रत्यय होगा वो आव प्रत्यय होगा, राइट आंसर आपका ऑप्शन सी रहेगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, मुनिश, मुनिश शब्द में प्रयुक्त संधि, मुनिश शब्द में प्रयुक्त संधि कौन सी है, गुण संधि, विसर्ग संधि, व्यंजन संधि या दीर्घ संधि। तो यहाँ पर मुनिश में मात्रा बड़ी ई की मात्रा दिख रही है, इसलिए बड़ी मात्रा जहां पर भी होती है वहां पर आपकी जो संधि होगी वो दीर्घ संधि होगी, इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी दीर्घ संधि हो जाएगा। प्रश्न संख्या 7, उज्ज्वल शब्द में प्रयुक्त संधि, उज्ज्वल शब्द में प्रयुक्त संधि। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका संधि विच्छेद करेंगे तो ये बनेगा उत, उत धन ज्वल, उज्ज्वल का संधि विच्छेद क्या होगा, उत धन ज्वल। और यहाँ पर हलंत आया इसलिए इसमें जो संधि होगी वो आप बड़ी आसानी से बता सकते हैं कि इसमें हलंत देखकर आप व्यंजन संधि बता देंगे, जो कि इस प्रश्न का एकदम सही जवाब रहेगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से किस वाक्य में संप्रदान कारक है, निम्न में से किस वाक्य में संप्रदान कारक है यह बताना है। तो संप्रदान कारक के चिन्ह क्या है, तो संप्रदान कारक के चिन्ह है के लिए या फिर को, ये दो जहां पर भी कारक चिन्ह आएंगे वहां पर आपका संप्रदान कारक रहेगा। तो ऑप्शन ए देखते हैं, मेरा घर स्टेशन से बहुत दूर है, इसलिए इसमें के लिए और को नहीं आया है, इसलिए इसका आंसर नहीं हो सकता। ऑप्शन बी देखते हैं, राम घर पर सो रहा है, इसलिए इसमें भी इस जो है ये कारक चिन्ह नहीं आए हैं के लिए और को।
ऑप्शन सी देखते हैं, राजा ने निर्धनों को कंबल दिए, इसमें कारक चिन्ह को आया, इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। इस वाक्य में संप्रदान कारक है, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी रहेगा। और मोहन खेलता है, इसमें कारक चिन्ह नहीं है, इसलिए ये इसका आंसर नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से कौन सी रचना सूरदास की नहीं है? सूरदास जी की रचना नहीं है, वो हमें बताना है। सूरसागर ये सूरदास जी की रचना है। नागलीला ये भी सूरदास जी की रचना है। भ्रमर गीत ये भी सूरदास जी की रचना है, लेकिन चित्ररेखा जो है ये सूरदास जी की रचना नहीं है। तो हमसे पूछा था कि कौन सी रचना सूरदास जी की रचना नहीं है, तो ऑप्शन डी जो चित्ररेखा है ये आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा। प्रश्न संख्या 10, पाठशाला किस प्रकार का शब्द है? पाठशाला शब्द किस प्रकार का शब्द है? रूढ़ शब्द है, योग रूढ़ शब्द है, यौगिक शब्द है, या इनमें से कोई नहीं। तो जो दिया गया शब्द है उसका यदि संधि विच्छेद हो जाएगा पाठशाला, तो इसका संधि विच्छेद होगा पाठ धनशाला। जहां पर संधि विच्छेद हो जाए तो ऐसा शब्द जो होगा वो आपका यौगिक शब्द हो जाएगा। तो इसलिए हमारे इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी यौगिक शब्द बिल्कुल सही जवाब रहेगा। प्रश्न संख्या 11, महेश बाजार जा रहा है। महेश बाजार जा रहा है, इस वाक्य में उद्देश्य क्या है? महेश है, बाजार है, घूमना है, या रहा है? तो यहाँ पर हमें बताना है कि महेश बाजार जा रहा है, इसमें उद्देश्य क्या है? तो जो करता है वह आपका क्या हो जाएगा? उद्देश्य हो जाएगा। तो इस वाक्य में महेश करता है, इसलिए महेश आपका क्या हो जाएगा? उद्देश्य हो जाएगा। तो इसलिए आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा अपने को बताना है कि कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा है। हिमालय ये क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। गंगा ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। पवित्रता ये आपका भाववाचक संज्ञा है। लेकिन नदी शब्द जो है ये आपका क्या है? जाति, क्योंकि नदी में सारी नदी आ गई, गंगा भी आ गई, यमुना भी आ गई, है ना, सिंधु भी आ गई, कावेरी भी आ गई, जितनी भी भारत देश में नदियां है, विश्व में नदियां है, सारी नदियां आ गई, इसलिए ये क्या हो जाएगी? जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। इसलिए राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। क्लियर? प्रश्न संख्या 13, क्वेश्चन नंबर 13 है, द्विज शब्द का अर्थ है। द्विज शब्द का अर्थ बताना है। ब्राह्मण, ऑप्शन बी दांत, सी पक्षी, डी उपरोक्त सभी। तो द्विज शब्द का अर्थ ब्राह्मण भी होता है, दांत भी होता है, पक्षी भी होता है, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी एकदम सही उत्तर रहेगा। क्लियर? प्रश्न संख्या 14, गुरुदेव शब्द में कौन सा समास है? गुरुदेव शब्द में कौन सा समास है ये हमें बताना है। अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास, या फिर कर्मधारय समास। तो हमें जो शब्द दे रखा है वो दे रखा है गुरुदेव, और इसमें बताना है कि कौन सा समास है। तो यहाँ पर जो समास होगा वो आपका कर्मधारय समास हो जाएगा, क्योंकि इसमें विशेषण विशेषता के बारे में बताया है, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी कर्मधारय समास बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और आज के इस वीडियो का हमारा अंतिम प्रश्न, प्रश्न संख्या 15, पाहन किस शब्द का पर्यायवाची शब्द है? पाहन शब्द किस शब्द का पर्यायवाची है? मेहमान का, पैर का, पत्थर का, या पर्वत का? तो पाहन शब्द जो है वो किसका पर्यायवाची होगा? तो ये पत्थर शब्द का पर्यायवाची शब्द है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। राइट? तो इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हमने सामान्य हिंदी के 15 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को हल किया। उम्मीद करता हूँ सारे प्रश्न आपको समझ में आए होंगे। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों को शेयर करना है, और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और यदि आपने इसके बाकी पार्ट नहीं देखे तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, हिंदी व्याकरण नाम से प्लेलिस्ट है, या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक है, वहां जाकर आप इसके बाकी पार्ट देखकर हिंदी की शानदार तैयारी कर सकते हैं। और मेरा ऐसा मानना है कि यदि आप सारे भाग देख लेंगे तो आप हिंदी में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगले वीडियो में फिर मुलाकात करेंगे नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।